Hello students, today we start topic government budget and the economy. 12th class इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट ईच ईयर फर्स्ट फेब को बजट डिक्लेयर करती है। उस बजट में गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को शो करती है और पास्ट ईयर में जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया या एक्सपेंडिचर किए उन्हें भी शो करती है। तो बजट में टू फोल्ड्स होंगे। फर्स्ट फोल्ड जो है वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग को शो करेगा एंड सेकंड फोल्ड जो है वो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को शो करेगा। तो गवर्नमेंट का जो ज़्यादा फोकस है वो फर्स्ट पार्ट पे रहता है जिसमें गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग को शो करती है। तो गवर्नमेंट जो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग को शो करती है उसे हम बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट ईच ईयर जो बजट बनाती है उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे अभी। तो फर्स्ट पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट को हर साल कंट्री की जीडीपी को ग्रोथ देना होता है। अब वो ग्रोथ एक प्लानिंग के साथ ही दी जा सकती है। तो उस ग्रोथ को देने के लिए सेट जो प्लानिंग है वही एक तरह से बजट है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका वो हुआ जीडीपी ग्रोथ। सेकंड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो रिसोर्सेज को उन सेक्टर्स में यूज लेते हैं जहां प्रॉफिट ज़्यादा हो, उन्हें सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है। तो गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को भी डेवलप करती है जिनसे कि पब्लिक वेलफेयर हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को उन सेक्टर्स में भी अलोकेट करती है और वो बजट के थ्रू करती है। थर्ड, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो देखो प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो तो क्या होता है कि लिमिटेड प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और जनरल पब्लिक के लिए वो प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्टेड होते नहीं हैं जिनमें कि बेसिकली प्रॉफिट कम हो। तो गवर्नमेंट बजट जो ये बनाती है उसमें इस तरह के प्रोविजंस भी करती है कि जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी गुड्स का प्रोडक्शन हो सके, तो गुड्स उनके लिए भी प्रोड्यूस करें ताकि उनका सोशल वेलफेयर हो। फोर्थ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट बजट के थ्रू इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। गवर्नमेंट जो रिचेस्ट या रिचर सेक्शंस हैं तो उनसे तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स लेती है और पुअरर सेक्शन को सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जिससे कि इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि पैसे वाले से गवर्नमेंट पैसा वापस ले लेती है इन फॉर्म ऑफ टैक्स और गरीबों को जो पुअरर सेक्शन है उन्हें सब्सिडी के फॉर्म में प्रोवाइड कर देती है। फिफ्थ है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट देखती है कि कुछ एरियाज तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं और कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में इस तरह की प्लानिंग सेट करती है कि जो बैकवर्ड रीजन है उन्हें भी डेवलप किया जा सके
तो उन्हें डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट उसके लिए कोई स्पेशल प्लानिंग करती है, जैसे सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज जो है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ बनाया कि भाई जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन्हें कैसे हम डेवलप कर सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट इस बजट में प्लानिंग करके चलती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने की प्लानिंग करती है कि कैसे भी करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि किसी भी कंट्री की सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो देखो कोई भी वर्क हो, जब तक कोई भी वर्क बिना प्लानिंग से नहीं होगा तो उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ सकते। तो बेसिकली जो ये बजट है वो प्लानिंग ही है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है, क्योंकि जब बिजनेस चलते हैं तो रिसेशन, बूम, डिप्रेशन, रिकवरी, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। अब गवर्नमेंट को इन्हें कंट्रोल करना होता है, तभी कोई भी इकोनॉमी स्टेबिलिटी से चलती रहेगी। नहीं तो क्या होगा, कभी तो बूम आ गया, कभी रिसेशन हो गया, कभी क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ चले, इसके लिए गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बजट या कंपोनेंट ऑफ बजट। तो किसी भी बजट में क्या कंपोनेंट होगा, तो अभी हमने देखा जो स्टार्टिंग में बताया तुम्हारे को कि बजट में मेन 2 आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बोल सकते हैं उसको। तो बजट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट, तो जो भी आपको रिसीव्ड होगी वो बजट रिसिप्ट है। इस बजट रिसिप्ट को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जिनका असेट्स या लायबिलिटी से कोई लिंक नहीं हो, मतलब जिनसे असेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो, तो वो होगी रेवेन्यू रिसिप्ट। और जिनसे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए या हमारी कोई असेट्स डिक्रीज हो जाए किसी भी रिसिप्ट से, तो वो होगी कैपिटल रिसिप्ट। तो इस तरह से हम बजट रिसिप्ट को 2 कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट विच शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या, फर्स्ट, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की किसी असेट्स में रिडक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि असेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस रिसिप्ट का, तो ही हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। अब जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है इसको भी हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेजरली हम उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट, तो गवर्नमेंट पब्लिक से कई तरह के टैक्स लेती है। तो टैक्स एक तरह से यूनिलैटरल पेमेंट है जो पब्लिक गवर्नमेंट को करती है, जिसके रिटर्न में पब्लिक को डायरेक्टली खुद को कुछ नहीं मिलता है, मतलब एक कंपलसरी पेमेंट बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट, कंपलसरी है पेमेंट, इज कॉल्ड टैक्स, देना ही आपको पड़ेगा। तो टैक्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो टैक्स की रिसिप्ट है तो उसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। फर्स्ट,
प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, तो जब टैक्स की रेट इनकम के साथ इंक्रीज होती जाए तो हम उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स, और जब इनकम के साथ टैक्स की रेट कांस्टेंट रहे तो हम उसको बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में टैक्स की रेट इनकम के साथ इंक्रीज होती जाती है। जैसे मान लीजिए 5 लाख पर 10% है, 8 लाख पे 20% है, 10 लाख पे 30% है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी इंक्रीज होती जाती है। इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स, जिससे गरीब पे कम बर्डन आता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बर्डन सबके ऊपर इक्वली आ गया, क्योंकि जो रिचर सेक्शन है वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, वो ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं। गरीब कम टैक्स पे करता है, वो कम अर्न करता है। बट रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि टैक्स की रेट कांस्टेंट रहती है, चाहे आप 5 लाख अर्न करें चाहे 50 लाख रुपीज अर्न करें। अब आपको 10% ही टैक्स देना है, तो रिचर सेक्शन के लिए 10% बहुत कम है, लेकिन जो पुअरर सेक्शन है उनके हिसाब से 10% बहुत ज़्यादा है। तो रिग्रेसिव में पुअरर सेक्शन पे बर्डन ज़्यादा आता है और रिचर सेक्शंस पे बर्डन कम आता है। तो प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव दोनों टैक्स आपको समझ में आए। सेकंड कैटेगरी है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू आपने इंक्रीज करी है आपको उस पर टैक्स देना है, इसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे आप कोई आइटम 100 रुपीज़ का परचेज करके लाए हो और आपने उसको 150 में सेल किया है, तो आपने उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया है 50 रुपीज़, तो आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो करना है 50 रुपीज़। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि जब हम 100 रुपीज़ का आइटम परचेज करके लाते हैं तो उस पर मान लो 4% के रेट से हम टैक्स दे के आते हैं, तो 4 रुपीज़ हम टैक्स दे आए। अब जब हम 150 का आइटम उसको सेल करते हैं तो उस पर कस्टमर से 6 रुपीज़ टैक्स ले लेते हैं 4% के अकॉर्डिंग। अब 6 में से हम गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट बता देते हैं भाई 4 तुम दे चुके, अब रेस्ट कितना अमाउंट लोगे हमसे 2 रुपीज़, तो वो 2 रुपीज़ टैक्स हम पे कर रहे हैं हमारी वैल्यू एडिशन पर, मतलब डिफरेंस बिटवीन 150 एंड 50 रुपीज़। तो ये हुआ वैल्यू एडेड टैक्स। सेकंड होता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स में टैक्स केजी या पर यूनिट के हिसाब से लगता है, रेट से उसका कोई लिंक नहीं होता है। जैसे 5 रुपीज़ पर केजी, तो जितना केजी होगा 5 रुपीज़ के हिसाब से लग जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। थर्ड कैटेगरी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, जो इस टैक्स को पे करता है वो ही उसको बियर करता है, वो किसी पर उसको उसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट टैक्स जो पे करेगा वही उसको बियर करेगा, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है डायरेक्ट टैक्स है। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल टैक्स, वेट, जिसमें गवर्नमेंट को तो शॉपकीपर पे करते हैं, बट शॉपकीपर उस टैक्स को रियलाइज कर लेते हैं अपने कस्टमर्स से। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया वो कौन पे कर रहे हैं कस्टमर, लेकिन थ्रू शॉपकीपर वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट को तो शॉपकीपर पे कर रहे हैं, बट शॉपकीपर उसका बर्डन कस्टमर्स पे शिफ्ट कर रहा है। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ टैक्स।
तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी हमारी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में 2 कैटेगरीज हमने करी, डायरेक्ट टैक्स, सॉरी टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट तो हमने देखी, अब हम देखेंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट में गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी इनकम आती है? तो फर्स्ट है फीस। गवर्नमेंट हमारे को कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उनके लिए गवर्नमेंट मिनिमम फीस हमसे रिकवर करती है। जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे 100, 200, 500 रुपये फीस चार्ज करती है। तो फर्स्ट तो ये हो गई उसकी इनकम का सोर्स जो नॉन टैक्स है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फीस। सेकेंड है फाइन्स। गवर्नमेंट आपसे फाइन लेती है कि आप लॉ को ब्रेक नहीं करें। तो जैसे रेड लाइट में आप गाड़ी लेके चले जाएं तो आपसे पुलिस वाला आपसे 100, 200, 500 रुपये फाइन ले लेता है। तो इस तरह का जो फाइन है वो भी गवर्नमेंट की इनकम है। बट इस टाइप की इनकम के पीछे जो गवर्नमेंट का मोटो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। गवर्नमेंट का मोटो होता है उसमें कि आप लॉ का रेस्पेक्ट करें, मतलब ब्रेक नहीं करें। तो ये सेकंड इनकम हो गई गवर्नमेंट की नॉन टैक्स। थर्ड है एस चिट। एस चिट में क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, अब उसकी असेट्स जो है वो गवर्नमेंट की हो जाती है। तो ये भी गवर्नमेंट की क्या है, इनकम ही है। इसको हम बोलते हैं एस चिट। 4 स्पेशल असेसमेंट। गवर्नमेंट कई तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क करती है। तो उन वर्क्स की वजह से आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो उस इंक्रीमेंट वाली वैल्यू पर गवर्नमेंट आपसे कुछ फीस या टैक्स के नाम से या किसी भी नाम से चार्ज ले लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऑन रोड पर कोई लैंड होती है उसकी रेट ज़्यादा होती है, और अगर पीछे लैंड होती है जैसे तो उसकी रेट कम होती है। अब मान लो कि रोड की विड्थ बढ़ गई तो आपका जो पीछे लैंड थी वो अब ऑन रोड आ गई, तो आपकी जो लैंड की रेट है गवर्नमेंट की नज़र में वो इंक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट इस इंक्रीमेंट वाली वैल्यू पर आपसे असेसमेंट कराकर कुछ चार्जेस ले लेती है, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट की खुद की अपनी एंटरप्राइजेस भी, इंडस्ट्रीज भी है, तो उनसे गवर्नमेंट को इनकम रिकवर होती है। जैसे इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है जिनसे भी गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। तो गवर्नमेंट 2G 3G के लाइसेंस जो इन टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को देती है, इन पर गवर्नमेंट इनसे कुछ चार्जेस ले लेती है। तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम ही है। ऐसे ही नेक्स्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन। गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक डोनेशन भी देती रहती है। जैसे अभी कोरोना पीरियड में कई लोग कोरोना के लिए गवर्नमेंट को डोनेशन दे देते हैं, पीएम फंड में डोनेशन दे दिया, तो ये भी गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है। तो ये जो अपन ने अभी सभी पॉइंट्स देखे तो वो सब गवर्नमेंट की नॉन टैक्स वाली इनकम है। चलिए, तो ये पार्ट तो आपका कंप्लीट हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बार मैं डायग्राम मतलब चार्ट बना के भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जो आपको ध्यान रहे। देखो बजट में 2 पार्ट्स किए हमने। रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट बोलते हैं इसको, बजट पेमेंट्स।
बजट रिसिप्ट एंड बजट पेमेंट या एक्सपेंडिचर अपन बोलेंगे इसको, और एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, यही हमने अभी एक्सप्लेन भी किया था। रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो अभी हमने जो अभी तक जो स्टडी करी वो ये वाला पार्ट स्टडी किया, ठीक है। अब हम इस पार्ट की स्टडी करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का जस्ट अपोजिट है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने बताया था कि जिसके कारण न तो लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए और न असेट्स रिड्यूस होनी चाहिए, तो ही हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। अब ऐसे कैपिटल रिसिप्ट जस्ट उसका अपोजिट हो गया कि किसी भी रिसिप्ट से या तो लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए या असेट्स डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब या तो आपने लोन लिया हो या आपने कोई असेट्स सेल करी है, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में मेनली 2 ही आइटम आए, क्या क्या। फर्स्ट आइटम हम देखें तो कोई आपने लोन ले लिया, सेकंड आइटम आप देखें तो आपने कोई असेट्स सेल कर दी। तो 2 मेजर आइटम है इसमें कैपिटल रिसिप्ट में। अब है बजट एक्सपेंडिचर। तो जैसे बजट रिसिप्ट है वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड है कोई सेम ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसे बोलेंगे जिससे कि हमारी असेट्स या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब जो पैसा खर्च कर रहे हो उससे न तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए और न कोई असेट्स इंक्रीज होनी चाहिए, न तो असेट्स इंक्रीज हो न लायबिलिटी डिक्रीज हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे इसका अपोजिट करें कि अगर किसी एक्सपेंडिचर से असेट्स इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ही हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी बट कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स इफेक्ट ऑन असेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से करती है। फर्स्ट, बिल वेजेस ऑफ गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को वेजेस पे करती है। सेकंड है इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करती है। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, गवर्नमेंट से जैसे टैक्स से इनकम आती है तो सब्सिडी पे खर्च करती है। ऐसे ही फोर्थ है डिफेंस परचेज, तो डिफेंस गुड्स परचेज करती है। तो वो सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि या तो आप कोई असेट्स परचेज करोगे या कोई तो पैसा जाएगा, या फिर आपने कोई जो लोन ले रखा है उसे आप
रिपेयर कर दोगे। अब जो ये एक्सपेंडिचर है इसे एक डिफरेंट वे में भी हम क्लासिफाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आपने प्लानिंग करके खर्च किया है तो वो प्लान एक्सपेंडिचर, और अगर बिना प्लानिंग के कुछ खर्च किया है तो वो होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट 5 इयर्स की प्लानिंग लेके चलती है और गवर्नमेंट उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग खर्च करती है तो वो प्लान एक्सपेंडिचर हो गए। बट जैसे भी ये कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो ये जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। विदाउट प्लानिंग के आप वो पैसा खर्च कर रहे हैं। समझ में आई बात आपके? तो गवर्नमेंट बजट के ये जो गवर्नमेंट रिसिप्ट है, गवर्नमेंट पेमेंट है, इनके क्लासिफिकेशन है, ये सब आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम आगे देखें इसी में, इस पोर्शन जो ये टॉपिक है इसके हम सेकंड पोर्शन की तरफ आगे मूव करेंगे। तो वो देखिए आप शॉर्ट में, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं बोर्ड पे, फिर हम और डिटेल से भी देखेंगे। बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट ईच ईयर जो बजट बनाती है वो उसमें रिसिप्ट और पेमेंट शो होते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो करती है और रिसिप्ट कम शो करती है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर में से आप इनकम माइनस कर दो तो आएगा डेफिसिट। तो हम उस बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट। तो डेफिनेशन है, देखो, व्हाट इज द बजट डेफिसिट? तो बजट डेफिसिट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है आर ग्रेटर देन द बजट रिसिप्ट, कि एक्सपेंडिचर जो है वो रिसिप्ट से ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बजट डेफिसिट। अब ये जो बजट डेफिसिट है इसे हम डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट तो है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड है फिस्कल डेफिसिट, थर्ड है इसमें प्राइमरी डेफिसिट। तो फर्स्ट जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो तो डिफरेंस शो करता है ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का। टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रिसिप्ट से इसको कोई मतलब नहीं है, इसे मतलब है केवल रेवेन्यू वाले पार्ट से। तो रेवेन्यू डेफिसिट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ठीक, अब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी और रिसिप्ट कम होगी, तो अब इस पोजीशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेगा, तब तो ये कम हो सकता है। और अगर ये गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को और बढ़ाएगी तो
ये और बढ़ जाएगा। और इसको जो डेफिसिट है उसे मीट आउट करने के लिए फिर गवर्नमेंट को क्या है, लोन लेना पड़ता है। तो कुल मिला के बजट डेफिसिट तो इन दोनों के डिफरेंस को शो करता है। सेकंड जो है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर को लेता है, लेकिन रिसिप्ट में वो बोरोइंग वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करता। तो इसका फॉर्मूला हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। कि जो पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है उसको छोड़ दो, बाकी को ले लो। तो एक तरह से टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट आप लेस कर रहे हो तो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, लेकिन टोटल रिसिप्ट में आपने जो बोरो किया है, मतलब गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है पैसा, उसे हम इंक्लूड नहीं करते। तो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट इक्वल करती है, ठीक है। तो एक तरह से हमने टोटल रिसिप्ट में किसको काउंट नहीं करा, बोरोइंग को काउंट नहीं करा। तो जो ये फिस्कल डेफिसिट है वो एक तरह से बोरोइंग को ही शो करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें बोरोइंग इंक्लूड कर दूं टोटल रिसिप्ट में तो दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए तो जीरो आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जितना अमाउंट बोरो करती है वही फिस्कल डेफिसिट को शो करता है। अब जो इस तरह का सिस्टम होगा डेफिसिट वाले, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलेगा, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हर साल गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बना लेती है, डेफिसिट बजट बनाकर एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है, तो फिर डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो एक तरह से चारों तरफ प्राइसेस भी बढ़ती हुई चली और धीरे धीरे गवर्नमेंट पर डेट भी बढ़ता चलेगा। तो इसके ये जो बजट डेफिसिट है उसके वो इम्प्लीकेशंस सामने हमारे आएंगे। गवर्नमेंट की जो इमेज है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, तो फिर क्या होता है कि आप ऐसे साइकिल में फंस जाते हो कि इंटरेस्ट का बर्डन भी गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आता जाता है। तो ये टॉपिक था। अब इसमें थर्ड जो है वो है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट एक तरह से इस फिस्कल डेफिसिट का ही पार्ट है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से वो अमाउंट आप लेस कर दो कि जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट वाला पार्ट हटा दें हम, तो रेस्ट अमाउंट जो बचेगा फिस्कल डेफिसिट में से, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो इधर फॉर्मूला, थर्ड पॉइंट जो है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से आप किसको माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट को, तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा। अब देखो
जैसे फिस्कल डेफिसिट तो ये शो करता है कि आपने इतना लोन लिया, प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि जो लोन लिया था ना उसमें से कितना पार्ट तो आपने एक्चुअल में यूज लिया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया या आपने अपनी एक्टिविटीज में लगाया, और बाकी का पार्ट जो है वो तो आपने इंटरेस्ट में दे दिया। जैसे मान लो फिस्कल डेफिसिट था 100 करोड़, अब आपका इंटरेस्ट पेमेंट है 80 करोड़, तो 100 में से 80 तो इंटरेस्ट ही गया। कौन सा इंटरेस्ट है ये कि आपने कई सारे जो लोन ले रखे हैं पिछले सालों में कभी भी, उन सबका इंटरेस्ट। तो एक तरह से कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो उस अमाउंट को शो करेगा कि इतना पार्ट ही आपने यूज लिया है लोन का, बाकी लोन का पार्ट तो किस में यूज आ गया, इंटरेस्ट पे करने में, मतलब वो वापस ले गए। जिनसे हम 100 करोड़ रुपए लाए थे ना लोन, तो 80 करोड़ रुपीस तो वही लोग वापस ले गए इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि हमने उनसे पहले भी लोन ले रखे थे। उन सबके लोन का इंटरेस्ट इस ईयर का 80 करोड़ तो वही ले गए, तो 20 करोड़ रुपीस ही हमारी इकोनॉमी में यूज आया। तो ये बात शो करता है प्राइमरी डेफिसिट। अब इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ बजट डेफिसिट। तो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो नॉर्मली ये डेफिसिट बजट ही बनाती है। इस डेफिसिट बजट को हम अनबैलेंस्ड बजट भी कहते हैं। अनबैलेंस्ड बजट क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। तो गवर्नमेंट जो बजट शो करती है उसे वैसे तो फाइनली बैलेंस कर देती है। बैलेंस कैसे करती है? या तो लोन ले लेती है, या फिर अगर एक्स्ट्रा बचता है तो लोन को रीपे कर देती है। तो गवर्नमेंट बजट को तो बैलेंस्ड ही करती है। तो बैलेंस्ड बजट गवर्नमेंट जो प्रेजेंट करती है तो बैलेंस्ड बजट ही होता है। बैलेंस्ड बजट का मतलब जिसमें टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट दोनों इक्वल हो। जैसे टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट दोनों इक्वल होंगे। हमने फिस्कल डेफिसिट के लिए तो इसमें से क्या अलग कर दिया? बोरोइंग, क्योंकि बोरो करके ही तो फिर वो उसको बैलेंस कर देती है। तो इस तरह से हम बजट को बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट भी कह सकते हैं। पहले वो बजट अनबैलेंस्ड ही बनता है, फिर हम लोन लेकर या लोन पे करके हम उसको इक्वल कर देते हैं। हाँ, बाय द वे, अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो और पेमेंट कम हो, मतलब एक्सपेंडिचर कम हो, तो उस बजट को हम बोलते हैं सरप्लस बजट। ये तो है डेफिसिट बजट, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हम उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक था गवर्नमेंट बजट कंप्लीट हुआ। समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस आपको इस इकोनॉमिक्स के मिलते रहेंगे, और आप बुक से भी इसको थोड़ा समझें, आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हुई चलेगी। ओके, थैंक्स।